हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेई सिंपल पेपर 6 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक नज़र क्वेश्चंस पर। यह है क्वेश्चंस। क्वेश्चन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये थे क्वेश्चंस। इसे सॉल्व करने चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन बाय eta is equal to alpha beta by sin theta ln bx by beta x by kt, where alpha beta are constants. If capital T is the temperature, k is Boltzmann constant, and theta is angular displacement, and x has the dimension of length, then choose the incorrect options. ये चार में से केवल एक इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं, उसको चूज करना है। देखिए के यहाँ जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, टी जो है टेम्परेचर है, तो के बी टी के टी जो है वो एनर्जी है, के टी जो है वो एनर्जी है, इसका डायमेंशन एनर्जी है। एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब है इसका कोई हम डायमेंशन नहीं लेंगे, ये डायमेंशन लेस है। अल्फा बीटा कांस्टेंट है तो ये भी डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन किस में है? डायमेंशन है टी में, जो टेम्परेचर का है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट उसमें है, और डिस्प्लेसमेंट एक्स में है। और यहाँ पर के टी जो हम देख रहे हैं कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, वो एनर्जी का डायमेंशन है। ये आपको याद रखना चाहिए। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ बीटा इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। बीटा यहाँ पर है। अब देखिए ये लॉन जो है बीटा एक्स बाई के टी, ये लॉन किसी भी चीज का, किसी नंबर का होता है जो डायमेंशन लेस होता है। तो बीटा एक्स बाई के टी ये डायमेंशन लेस है। इसका कोई डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि बीटा एक्स का वही डायमेंशन है जो के टी का डायमेंशन है। बीटा एक्स का वही डायमेंशन है जो के टी का डायमेंशन, तभी जाकर डायमेंशन लेस बनेगा। और के टी जो है अभी आपको बताया कि याद रखना चाहिए, ये एनर्जी है। एनर्जी को हम लिख सकते हैं फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक्स यहां पर है। अब देखिए ए एक्स और ए एक्स, उसका डायमेंशन खत्म हो गया, तो बीटा का डायमेंशन क्या आया, जो फोर्स का डायमेंशन है। यहां पर फर्स्ट में क्या दिया, बीटा हैज द सेम डायमेंशन एज फोर्स, मतलब ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमें इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डायमेंशन ऑफ अल्फा इनवर्स एक्स इज द सेम एज दैट ऑफ एनर्जी। अल्फा इनवर्स एक्स, यहां पर अल्फा है, तो ये तो हम फर्स्ट ऑप्शन देख लिए। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। ये अल्फा इनवर्स एक्स का देखना है, इसका डायमेंशन क्या है। ये देखिए ईटा, ये एफिशिएंसी है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। तो अल्फा बीटा बाय साइन थीटा, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। साइन थीटा ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो अल्फा बीटा भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अल्फा बीटा जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसका मतलब अल्फा का डायमेंशन क्या है, जो बीटा इनवर्स का डायमेंशन है। और बीटा इनवर्स हमने कितना निकाला, ये फोर्स है, राइट। या फिर इसको हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं,
अल्फा की जगह पर अल्फा इन्वर्स लिखते हैं तो ये बीटा हो जाएगा, इससे इजी हो जाएगा। और बीटा जो है हमने निकाला है फोर्स, तो अल्फा इन्वर्स एक्स का डायमेंशन क्या होगा, अल्फा इन्वर्स एक्स का डायमेंशन क्या होगा, ये होगा फोर्स, अल्फा इन्वर्स फोर्स हुआ, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो भी कहना हो आप कर सकते हो, और फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ए एनर्जी होगी। तो अल्फा इनवर्स एक्स का जो डायमेंशन है एनर्जी का डायमेंशन है, यही ऑप्शन 2 बोल रहा है। अल्फा इनवर्स एक्स का हैज द इज द सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, उसका डायमेंशन, तो ये भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ईटा इनवर्स साइन थीटा इज सेम एज दैट ऑफ अल्फा बीटा। ईटा इनवर्स साइन थीटा है, देखिए क्या है, ईटा का कोई डायमेंशन नहीं है, साइन थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये जो क्वांटिटी है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और ये अल्फा बीटा का डायमेंशन यहां पर हमने देखा ऑलरेडी, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये भी सही है, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये भी सही हो गया। तो लास्ट 4 जो है वही गलत होगा और वही आपका आंसर होगा। डायमेंशन ऑफ अल्फा इज सेम एज दैट ऑफ बीटा, ये तो मैंने देखा अभी कुछ देर पहले कि अल्फा का जो डायमेंशन है, अल्फा इनवर्स का डायमेंशन जो है वो बीटा का डायमेंशन के बराबर है। अल्फा का डायमेंशन बीटा का डायमेंशन नहीं है, अल्फा इनवर्स का डायमेंशन बीटा का डायमेंशन आया। आप यहां से देख सकते हो अल्फा बीटा जो है वो डायमेंशनलेस है, इसका मतलब अल्फा का डायमेंशन 1/बीटा का डायमेंशन के बराबर होगा। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है और यही आपका आंसर हो गया। तो इस केस में जो आंसर हो गया आपका ये 4 हो गया। ये सारे सही हो गए, ये गलत हो गए, इनकरेक्ट ऑप्शंस ढूंढना है, तो वो इनकरेक्ट आंसर ये वाला है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 guns A and B can fire bullets at speed 1 km/s and 2 km/s respectively from a point on a horizontal ground. They are fired in all possible directions. The ratio of maximum areas covered by the bullets on the ground fired by the 2 guns is कौन सा रेशियो है? तो ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारा गन है और यहाँ से फायर कर रहे हैं और हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए, इसका मतलब हमें मैक्सिमम रेंज ले लेते हैं। और ये मैक्सिमम रेंज कब हमें मिलता है, यदि हमारा प्रोजेक्शन एंगल जो है वो थीटा 45 डिग्री है और हर पॉसिबल डायरेक्शन में इसको हम फायर कर रहे हैं। तो इधर भी जाएगा, ये स्पीड दिया हुआ है, ये आर आ गया, R1 कहते हैं इसको, इधर भी R1 इधर भी R1, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में। ये एक प्लेन में है तो हमें लग रहा है कि एक लाइन है ये, लेकिन यदि हम इस डायरेक्शन में फायर करें, उस डायरेक्शन में फायर करें तो चारों तरफ से एक सर्किल बन जाएगा और उस सर्किल का डायमीटर जो है वो होगा ये 2R1। मतलब हमें जो एक ये इतना हम कवर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी हो तो उसको आप हिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो रेडियस है R1 उसका एक सर्किल बन गया, वही एरिया का जो है सो रेशियो बताना है। और डिफरेंट क्या है 2 केसेस में, इस केस में जो है डिफरेंट है केवल उसका इनिशियल वेलोसिटी का, ये u2 है, ये u1 है। और ये एंगल भी यहाँ पर 45 डिग्री रखना ही पड़ेगा क्योंकि हमें मैक्सिमम एरिया कवर करना है। इस केस में R2 है क्योंकि u2 चेंज हो गया R2। और हमें जो पूछा गया है वो रेशियो ऑफ एरिया कवर करना है, यहाँ पर कितना एरिया कवर होगा, ये है R1 यदि तो पाई R1 स्क्वायर, और यहाँ पर जो एरिया कवर्ड हुआ है पाई R2 स्क्वायर। इसको S1 कह दें, इसको S2 कह दें। तो ये रेशियो पूछा है S1:S2 कितना होगा, ये होगा R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर, ये तो कट गया, R1 बाय R2 स्क्वायर। अब R1 कितना होता है ये हमें पता है, R1 का फार्मूला, ये जो रेंज है उसका फार्मूला हमें पता है, ये होता है U स्क्वायर
साइन स्क्वायर नहीं, साइन 2 थीटा बाई जी। और इस केस में थीटा जो है सो 45 डिग्री है, तो मैक्सिमम जो रेंज है वो हो गया, ये 1 हो गया, साइन 90 डिग्री यू स्क्वायर बाय जी होता है। तो यहाँ पर उसका वैल्यू रखते हैं, u फर्स्ट केस में u1 है यू स्क्वायर बाय जी, और सेकेंड केस में u2 है, ये जी तो चला गया और टोटल का स्क्वायर है। u1 कितना दिया है, तो हमारे पास कितना आ गया है, u1 बाई u2, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर पावर 4, u1 बाई u2 देखते हैं, ये 1 किलोमीटर पर सेकेंड है, 2 किलोमीटर पर सेकेंड है। हम इसको चेंज नहीं करने वाले हैं इसका यूनिट, क्योंकि दोनों का यूनिट कट जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड और 2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसका पावर 4, ये कितना आ गया 1:60। यही आपका आंसर हो गया 1:60। ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें पूछा गया कि यहाँ पर हम एक गन रखते हैं और इसको ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में हम इसको फायर करते हैं, और उसके बाद में जो मैक्सिमम एरिया ये कवर कर सकता है, तो मैक्सिमम एरिया ये तब कवर करेगा जब इसका रेडियस ये मैक्सिमम होगा, और वो जो कि रेंज है, रेडियस यहाँ पर रेंज है, वो रेंज मैक्सिमम तब होगा जब एंगल 45 डिग्री। और दोनों केसेस में केवल इतना डिफरेंस है कि फर्स्ट केस में इसका जो इनिशियल प्रोजेक्शन स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर सेकेंड है, और सेकेंड केस में 2 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर कितना एरिया कवर करेगा, ये एक सर्कल बनाएगा, क्योंकि हमें हर पॉसिबल डायरेक्शन में इसको फायर किया। यदि इसको ईस्ट डायरेक्शन में फायर किए तो इधर गया, वेस्ट में फायर किया इधर किया, इधर साउथ में, इधर नॉर्थ में, और बाकी पॉसिबल डायरेक्शन में फायर करके तो हम देखेंगे एरिया बन जाएगा। एरिया होता है पाई आर 1 स्क्वायर, और एरिया का रेशियो पूछा है तो ये सिंपली r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर हो गया, और r1 जो है यहाँ रेंज है, और रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा यहाँ 45 डिग्री है फॉर मैक्सिमम रेंज, तो ये 1 हो गया, साइन 2 थीटा 1 हो गया, और हमें u स्क्वायर बाई जी आ गया जिसको यहाँ सब्सटीट्यूट किए, और फाइनली जी तो फैक्टर आउट हो गया, u1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इसका मतलब है u1 बाई 2 का पावर 4 है। यहाँ पर सिंपली हम u1 u2 का वैल्यू रखें जो कि 1 किलोमीटर पर सेकेंड है और 2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो हमें 1:26 आ गया। यहाँ पर यूनिट में कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये किलोमीटर पर सेकेंड यहाँ पर, और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों ही फैक्टर आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 1:60। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्मूथ सर्कुलर ग्रूव जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है, हैज ए स्मूथ वर्टिकल वॉल एज शोन इन द फिगर। ए ब्लॉक ऑफ मास m मूव्स अगेंस्ट द वॉल। ये मास है जो अगेंस्ट द वॉल मूव कर रहा है, ये चारों तरफ से। ये बिल्कुल ऐसा जैसे मौत का कुआं में साइकिलिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट या फिर कार वाला जो है गाड़ी चलाता है। Which of the following curve represent the correct relation between the normal reaction of the block on the block by the wall? वॉल जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, और वो नॉर्मल रिएक्शन और एक तरफ है y एक्सिस में, और वेलोसिटी भी है x एक्सिस में। इनमें चारों में से कौन प्लॉट होगा? यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं चेंज कर रहा है थर्ड में, यहाँ पर लीनियरली चेंज कर रहा है, यहाँ पर ये पैराबोलिक चेंज कर रहा है, यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल चेंज कर रहा है, कौन सा होगा ये? तो देखिए हमें एक रिलेशन चाहिए बिटवीन एन एंड भी। यहाँ पर देखिए सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत होता है, और कोई ना कोई एजेंट को उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है इस केस में? ये यहाँ पर जो है वेट नीचे लग रहा है, वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, तो एक फोर्स चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो है केवल नॉर्मल रिएक्शन। ये दीवार के साथ जो ग्रुप के साथ में सटा हुआ है, तो इस डायरेक्शन पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन करेगा। केवल नॉर्मल रिएक्शन जो कि दीवार के प्लेन में है, ये मोशन के प्लेन में है, ये परपेंडिकुलर लगता है दीवार से, तो दीवार जो है वर्टिकल है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल, एन यहाँ पर जो है सो हॉरिजॉन्टल हो गया। यही हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है एन, वो प्रोवाइड करेगा जो जिसे घूमने के लिए एक रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो एन प्रोवाइड करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है? ये होता है mv स्क्वायर बाय आर। आर यदि रेडियस है इसका तो एन, यहाँ से मैं एन कितना आ गया
एम बाय आर, ये कोई कांस्टेंट है, वी स्क्वायर, ये है आपका रिलेशन है। एन इक्वल टू वी स्क्वायर, सम कांस्टेंट, आप याद कीजिए एन को वाई कह दीजिए, वाई एक्सिस में है, और सम कांस्टेंट यहाँ पर, और ये एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है। अब एक पैराबोला ढूंढिए यहाँ पर। और दूसरी बात है कि ये भी जो है हमेशा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं होता है, तो भी पॉजिटिव रहेगा, हर जगह पॉजिटिव दिखाया है, तो ये पैराबोला है, राइट। भी इक्वल टू 0 पर एन 0 होगा, और भी जैसे जैसे बढ़ेगा ये क्वाड्रेटिक नेचर में है, आगे बढ़ेगा, तेजी से आगे बढ़ेगा, ये इस तरह से। तो ये आपका आंसर हो गया, यहाँ से देख कर बता सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, यदि यहाँ केवल भी होता तब ये वाला इक्वेशन होता, ये चेंज नहीं होता, यहाँ यदि भी नहीं रहता एन इक्वल टू सम कांस्टेंट तब ये चलता, और ये एक्सपोनेंशियल जैसा दिख रहा है तो ये होगा नहीं। तो इसको देखने से पता चल जाता है कि ये जो है सो पैराबोला है, और हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिफॉर्म केबल of mass capital M and length L is placed on a horizontal surface such that its 1/nth part is hanging below the edge of the surface। इसको बना लेते हैं पहले। एक टेबल है और इसमें केबल है, कुछ इस तरह से बनाते हैं, चेन जैसा केबल है, लेकिन हम चेन जैसा ही बना लेते हैं ताकि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में इजी हो। ठीक है, ये टोटल का लेंथ हम यदि मानते हैं L है, तो 1/n उसका है, L/n जो पार्ट है ये नीचे इधर हैंग करता है, और बाकी जो बच गया L टाइम्स 1 - 1/n, ये 1 पूरा फ्रैक्शन है, उसका 1/nth पार्ट जो है 1/nth फ्रैक्शन जो है सो इधर हैंग कर रहा है, और बाकी जो बच गया 1 - 1/n वो इधर है, यहाँ तक, और ये इधर। To lift the hanging part of the cable up to surface, the work done should be how much? अब क्या करना है, इसको जो है यहाँ पर इस पूरा का पूरा ले जाना है, इसे पूरा का पूरा उठा के यहाँ से इस केस से इस केस में ले जाना है। अभी हैंग कर रहा है, अब हैंग नहीं करना है। इसको हम कहते हैं केस नंबर 1, इसको हम कह देते हैं केस नंबर 2। यहाँ पर जो इसका एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम यूआई कहेंगे, और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे यूएफ कहेंगे, इनिशियल और फाइनल। अब बताइए इसका एनर्जी यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। हम इसको पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए हमें एक रेफरेंस लाइन करने की जरूरत होता है, और हम फ्री है रेफरेंस लाइन कहीं भी लेने के लिए। इस केस में हम यहाँ पर ले लेते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो इस पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0, और इस पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी, इसका मास कितना है, ये टोटल का मास m है, L लेंथ का मास है m, एक लेंथ का मास है m/l, ये कितना लेंथ है L/n, इसका मास कितना होगा L/n, तो m/n। और इसका एनर्जी, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बीच में है, यहाँ पर ये हो गया इसका हाफ L/2n। तो इसका जो है सो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, कितना नीचे है, यहाँ से यहाँ तक, ये इतना ही ऊपर भी होगा, जितना नीचे है उतना ही ऊपर भी होगा। मास स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, g, और हाइट ये रेफरेंस से ये नीचे है तो माइनस में लिखेंगे, और कितना है L/2n, ये हाफ है, L/2n ऊपर और L/2n नीचे, तब जाकर टोटल एल होगा। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी। मास इसको यहां से लिख देते हैं, कैपिटल M/n g/2n भी माइनस कैपिटल mg/2n²। इसमें एक जगह भूल गए, एल लिखना है, ये एल है, ये एल है, नहीं तो इसका डायमेंशन गलत हो जाते हैं। mgl जो है ये एनर्जी है, mg तो फोर्स है, n के यहाँ कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो इतना हुआ। अब फाइनली इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब पूरा का पूरा इस तरह से चला आया, रेफरेंस लाइन चेंज नहीं होगा। अब इसका हाइट कितना है, 0, तो इनिशियल एनर्जी है -mgl/2n², और फाइनल एनर्जी है, बढ़ गया, माइनस से पॉजिटिव हो गया, बढ़ गया। ये पोटेंशियल एनर्जी इसका बढ़ा कैसे, किसी ने बढ़ाया होगा, मैंने किसी ने वर्क डन किया होगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया, इसी वजह से बढ़ गया।
और यहाँ पर सवाल में वही पूछा जा रहा है कि इसे ऊपर उठाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन वो कितना होगा। तो वर्क डन यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जो कि ये 0 माइनस माइनस प्लस mgl/2n², मतलब ये हो गया आपका mgl/2n², ये वर्क डन है mgl/2n², mgl/2n², ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें क्या करना था कि पहला जो है सो हम इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, उसके लिए एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, एक टेबल ही ले लेते हैं, और जितना हैंगिंग पार्ट है उसका मास हो गया, यहाँ पर निकाल लिए न्यूट्री मेथड से कि टोटल लेंथ का मास है कैपिटल M, जो स्मॉल m मतलब कि L/n लेंथ का मास है कैपिटल M/n, और तब हम इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाले। ये जो पार्ट टेबल पर है उसका कोई नहीं है, 0 है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जो हैंगिंग पार्ट है उसका पोटेंशियल एनर्जी है मास, जो कि यहाँ पर निकाले G, और ये यहाँ से लेकर इसका सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, जो कि L/2n है, उसको लिख दिया। और फाइनल केस में जब ये पूरा का पूरा हम इसको ऊपर उठा चुके हैं, इस पे टेबल पर रख चुके हैं, तब इसका पोटेंशियल एनर्जी उसी रेफरेंस लाइन पर 0 है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया है, ये माइनस से प्लस में चला है, 0 चला है। तो ये बढ़ के इसका कैसे बढ़ गया, अपने आप तो कुछ होता नहीं है, अपने आप तो बढ़ नहीं सकता, मतलब किसी एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया है, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। एक्सटर्नल एजेंट वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये आ गया आपका mgl/2n²। तो ये आपका आंसर हो गया। ये जो यहाँ पर हमने जो कुछ भी कहा है, आंसर आपका आ गया है। मैं आपका इसके आगे बता रहा हूँ कि ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पर बोला है वो एक्चुअली पार्ट है, एक पार्ट है लार्जर थ्योरम का, जिसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये हर जगह होल्ड करता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि यदि जो वर्क डन किया गया है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसी से हमने इसको बनाया है। तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है, वो तो 0 है, इनिशियली भी रुका हुआ था, बाद में भी रुका हुआ है। तो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पर 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और एक है वर्क डन बाय ग्रेविटी। दोनों फोर्सेस इस पर लग रहे हैं, एक ग्रेविटी नीचे लगा रहा है और एक एक्सटर्नल एजेंट ग्रेविटी के जस्ट ऑपोजिट उतना ही फोर्स ऊपर लगा रहा है, और ये दोनों मिलकर भी 0 है। तो इसका मतलब हुआ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हुआ, माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, और ग्रेविटी कितना काम किया, यही है जो ग्रेविटी जो काम किया है वो उसका ऑपोजिट। सो ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, ग्रेविटी का फोर्स नीचे है, mg नीचे लग रहा है, और यहाँ पर माइनस का मतलब है ऊपर, इस पर ये जो भी काम किया, मान लीजिए mgx काम किया है, ग्रेविटी माइनस mgx, माइनस माइनस प्लस mgx, यही यहाँ पर आ गया डेल्टा यू। कि ये जनरल थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी का एक पार्ट यहाँ पर है, लेकिन इस सवाल को आप आसानी से वैसे भी बना सकते हैं। वेरी क्विकली हम ये भी बता देते हैं कि यदि आप, ये सबसे आसान है, इसी से बनाना चाहिए आपको, लेकिन इसको बनाने का और भी तरीका है। वो तरीका एक ये है कि हम कैलकुलस थोड़ा यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका कोई एक एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पर x डिस्टेंस यहाँ से नीचे पर ये dx लेंथ का एलिमेंट लेते हैं। इसको चूज करने में आप हमेशा याद रखिए, यदि यहाँ से हमारा रेफरेंस है, यहाँ से हमने डिस्टेंस x लिया है, तो ये इसका जो विड्थ है वो dx होगा। इस dx का मास कितना आएगा, l का मास है m, राइट, तो एक का मास है m/l, ये dx का कितना मास हुआ, m/l dx। इसको हम dm कह सकते हैं, कि dm जो है वो dlx, तो ये जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया, ये एलिमेंट, उसका मास हमारा m/l टाइम्स dx आया। अब इस एलिमेंट को हमें ऊपर उठा के ले जाना है,
तो इस पर जितना फोर्स नीचे लग रहा है, इस एलिमेंट पर यदि हम केवल ध्यान दें तो ये फोर्स जो है सो इस पर नीचे लग रहा है, ये ग्रेविटी लगा रहा है, उतना ही फोर्स हम ऊपर लगाएंगे, उससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो इसका स्पीड बढ़ने लगेगा, और जब सब का सब उठाकर हम इस पर रख लेंगे तब ये मोशन में रहेगा, स्पीड में रहेगा। हाँ, वो नहीं चाहते, इसको सिंपली उठा के यहाँ पर रख देना है। इसका मतलब है हमें बहुत धीरे धीरे, क्वाजी स्टैटिक, बहुत धीरे धीरे इसको ऊपर उठाना है, उतना ही फोर्स लगाना है जितना ग्रेविटी लगा रहा है, इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और तब इस पर कोई वेलोसिटी नहीं रहेगा। तो इतना फोर्स से इसको हम लगा रहे हैं, और ये फोर्स हो गया एग्जैक्टली जो ग्रेविटी का फोर्स है, इतना फोर्स से हम ले जा रहे हैं। इस पर इसको ऊपर ले जाने में, यहाँ से उठाकर यहाँ रख देने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, उसको हम इस DW कह सकते हैं, वो है DM ये फोर्स लग गया इतना, और कितना इसको ऊपर उठाया गया है, x, राइट। और फोर्स का डायरेक्शन और x का डायरेक्शन देखिए, x ऊपर से नीचे आ रहा है, x का डायरेक्शन है नीचे, और जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसका डायरेक्शन है ऊपर, इसका मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वर्क डन हुआ इस छोटा सा एलिमेंट को जहां पर अभी है वहां से उठाकर टेबल पर ले जाने के लिए, और यदि पूरा का पूरा वर्क डन करना है, पूरा जो हैंगिंग पार्ट है, तो हमें इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा, माइनस DmGx। x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x शुरू में कहाँ पर कितना है, शुरू में यहाँ तक है ना, और ये डिस्टेंस कितना है, शुरू में x L/n है, और बाद में 0, L/n और बाद में 0। इसका वैल्यू रखिए और सिंप्लीफाई कीजिए इसको, माइनस की वजह से हम इसको चेंज कर देते हैं, लिमिट ही, dm का वैल्यू यहाँ m/l था, Gx dx, m/l टाइम्स x एंड dx, ये है dm के वैल्यू। अब dm के वैल्यू यहाँ से रख लीजिए, देख लीजिए, और इसको इंटीग्रेट कीजिए, बिल्कुल सेम आएगा, mg/l, ये तो कॉन्स्टेंट है, x²/2 वैल्यू रख दीजिए, यही वर्क डन करना पड़ा, mg/2 है, x² L² माइनस 0, एक L चला गया, mgl/2n², यही पहले भी था, mgl/2n², देख लीजिए, mgl/2n²। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन इस कैलकुलस से इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जगह लगेगा, लेकिन पहले वाला बहुत इजीली हो जाएगा, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप फर्स्ट मेथड से बनाएं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, 2 आइडेंटिकल ब्लॉक्स A एंड B, यहाँ पर A एंड B दिख रहा है, ऑफ मास m, दोनों का मास m है, ये रेस्टिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोई इस पर फ्रिक्शन नहीं है, आर कनेक्टेड बाय लाइट स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L। ये स्प्रिंग जो है इसका नेचुरल लेंथ L है, उससे कनेक्टेड है, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट की, स्प्रिंग कांस्टेंट की दे दिया है कि ये थर्ड ब्लॉक C ऑफ मास m, सेम मास का थर्ड ब्लॉक C है, वो मूविंग विद स्पीड v से चल रहा है यहाँ पर स्पीड से, एंड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, इसी लाइन में चल रहा है, एंड कोलाइड्स विथ A, द मैक्सिमम कंप्रेशन इन दिस स्प्रिंग एज, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कितना होगा ये बताना है। देखिए यहाँ पर जब कोलिजन हो रहा है तो ये दो तरह के कोलिजन हो सकते हैं, या तो ये इलास्टिक कोलिजन होंगे या ये इन इलास्टिक कोलिजन होंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल जो पूछ रहा है वो मैक्सिमम कंप्रेशन का पूछ रहा है, तो किस केसेस में ये कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, इलास्टिक कोलिजन में या इन इलास्टिक कोलिजन में। यदि हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो कुछ एनर्जी लॉस होता है, जब हम यहाँ पर बोल रहे हैं एनर्जी लॉस होता है, इसका मतलब है मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पर जो दो तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और स्प्रिंग एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, उसका लॉस होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है हीट में, साउंड में, एटसेट्रा में। तो यदि कुछ एनर्जी लॉस हो गया तब जब फाइनली जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब ये दोनों का कुछ वेलोसिटी होगा, वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जस्ट सोचिए यहाँ पर कुछ एनर्जी लॉस हो गया तो जिससे ये चलना शुरू करेगा वो कम रहेगा, तो इस पर कंप्रेशन उतना नहीं दे पाएगा। लेकिन यदि ये इलास्टिक एनर्जी हो, इलास्टिक कोलिजन हो, इसका मतलब पूरा का पूरा एनर्जी इसने दे दिया इसको, तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा कंप्रेस कर सकेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में उसने कुछ भी नहीं कहा कि ये कोलिजन इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, लेकिन हमें तब इलास्टिक कोलिजन को ही लेकर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ रहा है।
इलास्टिक कोलिजन में ही ये कंप्रेशन मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो हम इलास्टिक कोलिजन लेके चलेंगे। अब इलास्टिक कोलिजन लेके चलने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब ये सी ब्लॉक इलास्टिकली कोलाइड किया ए से, तो क्या होगा? दोनों का मास सेम है और दूसरा जो है रुका हुआ है। तो आप याद कीजिए कोलिजन प्रॉब्लम को, एक पार्टिकल है, दोनों सेम मास का है, इसमें कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद में क्या होगा? ये मूव कर रहा है, ये रुका हुआ है, यहाँ पर कोलिजन हुआ। अब क्या होगा कि ये जो है रुक जाएगा, पहला वाला रुक जाएगा और दूसरा वाला यू स्पीड से चल जाएगा, सेम स्पीड से, मास सबका सेम है। इस फैक्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। यदि मास दोनों का सेम है और कोलिजन इलास्टिक है तो पहला वाला रुक जाएगा और दूसरा वाला उसी स्पीड से चल देगा। यदि दूसरा वाला रुका हुआ है तब, यदि दूसरा वाला नहीं रुका हुआ है तब थोड़ा अलग होगा, लेकिन इस केस में ये देखिए रुका हुआ है, ये चल रहा है, तो ये जस्ट अपने वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेगा। हम वही करने जा रहे हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? इसका वेलोसिटी कितना हो गया कोलिजन के बाद में? कोलिजन के बाद में इसका वेलोसिटी हो गया v और ये रुक गया। ठीक है, ये सी ब्लॉक है, ये रुक गया, अब ये रुका हुआ है, v इसका जो भी कहना हो। अब ये कंप्रेशन कब होगा मैक्सिमम? अब देखिए सेंटर ऑफ मास, अब हम ए और बी ब्लॉक को कंसीडर कर रहे हैं, सी को भूल जा रहे हैं हम। अब सिंपली ए प्लस बी ब्लॉक को कंसीडर कर रहे हैं। इसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इसका कितना है? जस्ट आफ्टर कोलिजन v, राइट? मास टाइम वेलोसिटी, इसका क्या है स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन? 0। तुरंत इसका वेलोसिटी जो है 0 ही रहेगा, राइट? बाद में स्प्रिंग की वजह से इसका भी वेलोसिटी होगा, ये भी मूव करने लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा तो फोर्स लगाएगा दोनों डायरेक्शन में, अपोजिंग फोर्स। तो एक फोर्स राइट साइड में लगेगा, एक लेफ्ट साइड में लगेगा। राइट साइड की फोर्स की वजह से ये मूव करना शुरू करेगा, लेकिन जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है? इसका वेलोसिटी 0 है, वो क्योंकि वो अभी प्रोपेगेट नहीं हुआ एनर्जी, इसको यहाँ पे मिल नहीं रहा है, और दोनों का मास m प्लस है, तो ये आ गया v/2। ये है सेंटर ऑफ मास v/2। और मैक्सिमम कोलिजन तब आएगा, अब सोचिए, ये भी चलना शुरू किया, शुरू में इसका स्पीड 0 था, हाँ रुका हुआ था, उसके बाद सडनली इससे वेलोसिटी भी मिल गया v, अब वो आगे बढ़ने लगा, और यही वेलोसिटी जो है इसको भी थोड़ा सा मिलेगा, ये भी मूव करने लगेगा, ये दोनों मूव करने लगेगा इस तरह से। लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा v/2 देगा। इसका स्पीड ज़्यादा है तो इसका 0 था, इसका स्पीड कम होने लगेगा, इसका बढ़ने लगेगा, लेकिन ये जो सेंटर ऑफ मास है वो v/2 हमेशा रहेगा। एक समय आएगा जब दोनों ही का, ए और बी दोनों ही का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। इसका भी v/2, इसका भी v/2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि सारा का मास सेम है। इसका भी v/2, इसका भी v/2, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वो भी v/2 होगा। फिर यदि इसका घटेगा तो इसका और बढ़ेगा, ताकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी सेम रहे। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नहीं चेंज होगा क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ फ्रिक्शन तो 0 है, तो इस पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा। जो ग्रेविटी लग रहा है वो तो इसका मोशन के डायरेक्शन में लग नहीं रहा है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है इस पर। ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन हमें तब मिलेगा जब दोनों का वेलोसिटी जो है सो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर हो जाए। मैक्सिमम कंप्रेशन व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, ये बन जाए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि v/2 है। तो उस वक्त इसका मान लीजिए कंप्रेशन है कुछ कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं कंप्रेशन है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तब अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं। शुरू में एनर्जी कितना था और बाद में कितना है। अब यहाँ पर आप कोई भी एनर्जी ले सकते हैं। शुरू में एनर्जी मतलब कि जब ये सी चल रहा था उसको भी ले सकते हैं, या जस्ट आफ्टर कोलिजन हम इसका एनर्जी लें, दोनों सेम है, दोनों का मास सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो शुरू में इसका एनर्जी है 12 mv², और बाद में कितना हुआ? बाद में पहला वाला चल रहा है किस स्पीड से? vcm से। दूसरा वाला किस स्पीड से चल रहा है? वो भी vcm से। तो ये काइनेटिक एनर्जी हुआ, और उस पर मैक्सिमम कंप्रेशन है। वो कंप्रेशन कितना है? 12 के x², यही x में बताना है। हर जगह से 12 m निकाल लिए, तो यहाँ आ गया v² = ये vcm का भी रख देते हैं वैल्यू, ये v/2 है, तो v²/4 प्लस v²/4 प्लस यहाँ पर k है, और m मैंने हटा लिया था, यहाँ से m से हटा लिया था तो m नीचे रखना पड़ेगा x²।
इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये कितना हो गया वी स्क्वायर बाई 2, और वी स्क्वायर ये दोनों मिलकर वी स्क्वायर बाई 2 है, वो लेफ्ट में जाकर वी स्क्वायर बाई 2 हो गया, के बाई एम एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू के बाई एम एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू में बताना है, एक्स कितना आया, ये आ गया वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई 2 की, भी बाहर कर लेते हैं, एम बाई 2 की, ये हो गया मैक्सिमम कंप्रेशन, भी टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर एम बाई 2 की, भी टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर एम बाई 2 की, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। तो इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा, तो कुछ कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे। पहला कंसेप्ट ये है कि कोलिजन इलास्टिक होता है तो एनर्जी लॉस नहीं होता, और जब एनर्जी लॉस नहीं होगा तब इसका कंप्रेशन मैक्सिमम पॉसिबल है, तो एक इलास्टिक कोलिजन है। सेकेंड केस हमने ये कंसेप्ट हमें पता रखना पड़ेगा कि यदि दोनों का मास सेम हो और एक रुका हुआ है दूसरा मूव कर रहा है और कोलाइड कर रहा है इलास्टिकली, तो वो मास को जो है वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेगा, ये रुक जाएगा और ये उसी स्पीड से मूव करने लगेगा, वो हमने यूज किया है यहाँ पर। और उसके बाद में सेंटर ऑफ मास जो है केवल ए बी सिस्टम का हम देख रहे हैं, वो कितना है, सेंटर ऑफ मास उसका VCM जो है सो V बाई 2 है, यहाँ से निकाल लेते हैं। और उसके बाद एनर्जी देखते हैं, एनर्जी एक जस्ट आफ्टर कोलिजन यहाँ पर EI, और एक जब इसमें मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है ये EF, ये केस जो है सो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन वाला सिचुएशन है, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। और EI जो है सो जस्ट आफ्टर कोलिजन, या फिर यहाँ पर EI आप पहले भी कर सकते हो कि इन द बिगिनिंग ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन केवल M मूव कर रहा है V स्पीड से, तो हाफ एम वी स्क्वायर। और ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन तब होगा जब दोनों ही ब्लॉक ए और बी ब्लॉक दोनों ही सेम स्पीड से मूव करेंगे, और वो सेम स्पीड क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का स्पीड, क्योंकि जब दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे तो इसको और कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो आपको यहाँ इस केस में दोनों का स्पीड जो सेम स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, क्योंकि मास सबका सेम है। यदि दोनों का मास सेम नहीं होता तो निकालना पड़ता है कि वो सेम स्पीड क्या है, वो कुछ और हो सकता था। लेकिन इस केस में मास सेम है, तो दोनों का जो सेम मास है, सेम वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, सबको वैल्यू रखती है, और हमें एक्स जो कंप्रेशन है यहाँ इस केस में मैक्सिमम हुआ वो हमें पता चल गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम, 20 ग्राम का एक पार्टिकल है, ये बॉल जैसा दिख रहा है, यहाँ बॉल जैसा दिख रहा है, इज रिलीज्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग द कर्व, इस कर्व में फ्रॉम द पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ से एज शोन इन द फिगर, द पॉइंट ए इज एट हाइट h, यहाँ से h इक्वल टू 10 मीटर दिया हुआ है फ्रॉम B, और द पार्टिकल स्लाइड्स अलोंग द फ्रिक्शनलेस सरफेस, ओके, म्यू भी 0 है, ये बता दिए। व्हेन द पार्टिकल रीचेस पॉइंट B, यहाँ पर मिलता है, द इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट O विल बी हाउ मच, O यहाँ पर है और ये डिस्टेंस E को बोल रहा है A, जो भी 10 मीटर है, ये h भी 10 मीटर है। यहाँ पर इसका वेलोसिटी होगा, ये लोएस्ट पॉइंट में है, तो वेलोसिटी किधर होगा, वेलोसिटी होगा राइटवर्ड, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, मास टाइम वेलोसिटी। और हमें जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इस केस में, एंगुलर मोमेंटम होता है ना R क्रॉस P, मतलब M भी, और यदि दोनों के बीच में एंगल देखिए 90 डिग्री है, तो इस केस में 90 डिग्री होने की वजह से सिंपली M भी R। तो हमें क्या पता करना, R हमें पता है, M मास पता है, वेलोसिटी हमें पता करना चाहिए, R हो गया A प्लस H, ये एंगुलर मोमेंटम। तो केवल भी हमें पता करना है, यहाँ पर भी कितना है, तो यहाँ पर भी पता करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं, CLE। एनर्जी जो है A पर और एनर्जी जो है सो B पर, दोनों सेम है। यहाँ पर कितना एनर्जी है, 2 एनर्जी है इसके पास। आप बोलोगे कि ये तो बॉल जैसा दिख रहा है, तो ये इसका काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होना चाहिए, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसको हम 0 लेंगे, क्यों, क्योंकि रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है, राइट। और I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका रेडियस के बारे में कुछ भी नहीं बोला,
वो पार्टिकल बोला लेकिन रेडियस के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम उसको 0 ले लेंगे। तो 2/5m टाइम्स 0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये 0 हो गया। तो इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं देखेंगे, केवल हम देखेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हुआ एक हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे v बोल रहे हैं तो अभी v 0 बोल देते हैं, और एक पोटेंशियल एनर्जी mgh, और ईबी में जो है सो पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है, केवल काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से इमीडिएटली आप निकाल सकते हो कि v स्क्वायर जो है कितना हो गया, v0 स्क्वायर प्लस 2gh। तो v कितना हो गया, v हो गया आपका स्क्वायर रूट, उसी को यहाँ पर लिख देते हैं m, ये हो गया v0 स्क्वायर प्लस 2gh, और इधर है a प्लस h। ये आपका एंगुलर मोमेंटम है। सबका वैल्यू रखते हैं। m कितना है, 20 ग्राम, 20 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किए। और ये कितना है, v0 स्क्वायर 5 स्क्वायर है, प्लस 2, g कितना है, g है 10, h कितना है, h भी 10 है और a भी 10 है, और इधर जो बचा है a, ये 10 प्लस 10, 20 टाइम्स 20 400 टाइम्स 10 टू पावर -3, और स्क्वायर रूट के अंदर भी कितना है देख लीजिए, ये 25 हो गया, ये हो गया 200 हो गया, तो ये 225 हो गया, तो 15 हो गया, राइट। तो 400 टाइम्स 15 टाइम्स 10 टू पावर -3, 15 को 60 और 2 को 0 इधर और 10 टू पावर -3 इधर, ये 3 0 चला गया, 6 आ गया। तो 6 एंगुलर मोमेंटम है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यही यूनिट है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और उसके मीटर भी करना पड़ेगा एक और, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 6 आ गया, 6 है किस, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। तो इस केस में क्या था कि यहां से पार्टिकल मूव कर रहा था, कोई स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग दिस, ये इस लाइन में है स्पीड इसका, इधर दूसरा लाइन में नहीं, अलोंग दिस कर्व। और उसके बाद तो यहाँ पर इसका स्पीड बढ़ जाएगा। यदि ये 0 होता है तो यहाँ पर सिंपली होता है स्क्वायर रूट ओवर 2gh, लेकिन यहाँ पर कुछ इसका वेलोसिटी है, तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएं, यहाँ बी पॉइंट पर वेलोसिटी भी निकल गया, v0 स्क्वायर प्लस 2gh होल स्क्वायर। और हमें से पूछा गया कि ओ पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस mv, यहाँ पर r, ये जो वेक्टर है r और mv के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो सिंपली mvr हो गया। तो m पता है, v अभी निकाल ली इधर से जो यहाँ लिख दिया, और r यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो भी, जो कि h है, ये यहाँ आधा डिस्टेंस और आधा डिस्टेंस a है, और दोनों ही का वैल्यू सेम है 10 मीटर। सबको रख के वैल्यू रख दिए, सिंप्लीफाई किए तो 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g with distance d from center of earth is best represented by, तो ये तो सेंटर है, धरती है हमारा, ये धरती है, और उसके बाद में धरती से सेंटर से ये जी कैसे चेंज करता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये आर है, तो जी धरती के नीचे यदि हम रहते हैं तो हमारा कितना होता है वैल्यू, वो होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, GMM बाय आर क्यू, ये आर है रेडियस, और आर सेंटर से कहीं का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस में लेना है, ये आर है। यदि आर हमारा आर से छोटा है तो, या इक्वल है तो, और जी जो है ये G1 हो गया, और G2 जो है जैसे हम इसके बाहर चले आए, धरती के बाहर चले आए, तो ये सिंपली GM बाय पॉइंट पार्टिकल की तरह काम करता है। GM, एम क्यों लिख रहे हैं, एम नहीं लिखना होगा ना, क्योंकि जी है। GM बाय आर स्क्वायर, जैसे ही आर बड़ा हो गया आर से, तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है। ये एम जो है सो टोटल मास है इस धरती का, आर रेडियस है धरती का, जी ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और यहाँ पर वो आर नहीं आता, यहाँ पर सिंपली वो डिस्टेंस आता है आर,
सेंटर से, इस सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आता है यहाँ पर ए आर है। तो एक इसमें से कौन सा प्लॉट होगा? तो देखिए बाकी जो कांस्टेंट है उसे भूल जाइए, ये सारे तो कांस्टेंट हैं, इसको भूल जाइए। तो यहाँ पर देखिए ये लीनियर है, और सेकंड केस में ये कांस्टेंट है, तो ये 1/r² है, लीनियर है। तो लीनियर यहाँ पर कितने जगह दिख रहे हैं? एक जगह यहाँ दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। ये भी ऐसे दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है। एनीवे ये जो है सो लीनियर है, यहाँ पर केवल एक ही जगह है। तो ये आपका आंसर हो गया। वैसे भी आप देख लीजिए आर, जो धरती का रेडियस जहां से खत्म हुआ उसके बाद ये 1/r² चल रहा है। यहाँ पर डी बोला है, जिसको आर बोल रहे हैं वो डी बोल रहा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होने का। तो ये जो है सो 1/d² इधर है, और ये जो है सो डी है। ये दोनों ही केस इसी में है, बाकी कहीं नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ब्लॉक P of mass m is placed on a horizontal frictionless plane। ये P है, यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल है, और इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये सेकंड ब्लॉक ऑफ सेम मास, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, Q इज प्लेस्ड ऑन इट, इसके ऊपर रख दिया है, एंड इज कनेक्टेड टू स्प्रिंग, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। द टू ब्लॉक्स आर पुल्ड बाय ए डिस्टेंस A। इसको क्या किया, इसको यहां से हटाकर थोड़ा दूर ले गया, पुल किया दोनों को साथ में, मान लीजिए यहां पर ले गया, ऐसे लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हमने पुल किया है उसको कुछ डिस्टेंस बोलते हैं x, ठीक है। अब उसके बाद में डिस्टेंस a, उसने a बोला है, वहां से छोड़ दिया। ब्लॉक ए Q ऑसिलेट्स विदाउट स्लीपिंग। ये Q ऊपर वाले जो है ये बिना स्लिप किए हुए, इसके बीच में स्लिप कर सकता है। यहाँ पर तो फ्रिक्शनलेस है, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शनलेस नहीं है। तो यहाँ पर ए फ्रिक्शन इसके बीच में है और मियोस दिया हुआ है इसका कोफिशिएंट, और ये कह रहा है कि ब्लॉक की ऑसिलेट्स विदाउट स्लीपिंग, स्लीप नहीं कर रहा है इस पर। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स? ये दोनों के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है वो कौन सा है? यहाँ पर चारों का डायमेंशन फोर्स का है, तीनों का, तो कोई भी हो सकता है, नॉकआउट मेथड नहीं काम करेगा। तो देखिए इसमें कैसे इसको करते हैं। पहले हम जो है सो फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का अलग अलग बना लेते हैं, पी का भी और क्यू का भी। ये दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, इस पर तो एक स्प्रिंग फोर्स है, ये है KA, और ये इधर आना चाहता है, ये इसको रोकता है, इधर रोका, और ये रुकता नहीं है तो साथ में इसको भी लेके आता है। ये जो है सो F है, ठीक है। और दोनों ही का एक एक्सलेशन होगा यहाँ पर देखिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और ये जो पोजीशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन है, एम्पलीट्यूड पर आ गया है, एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पर जो एक्सलेशन है वो मैक्सिमम है, वो उस मैक्सिमम को हम यहाँ पर कुछ नाम बोलेंगे। कुछ मैक्सिमम एक्सलेशन ये इधर मूव कर रहा है, ये भी इधर मूव कर रहा है, इसका मास m है, और किस एक्सलेशन से मूव कर रहा है? A मैक्सिमम, ये भी मूव कर रहा है A मैक्सिमम, m क्यों लिखे, ये दोनों ही, ये यदि स्लिप नहीं कर रहा है इसका मतलब दोनों साथ में चल रहा है, तो दोनों का एक्सलेशन इधर सेम है, A मैक्स, इसका भी A मैक्स। A मैक्स इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर है, ये एक्सट्रीमम पर है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस जगह पर एक्सलेशन सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ वेलोसिटी कम 0 हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम इसको A मैक्स लिख रहे हैं। अब दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम यदि हम लिख लिए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी लगा देते हैं इस पर यदि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं, और कहाँ बैठे हुए हैं? हम जमीन पर बैठे हुए हैं, जमीन से बैठकर देख रहे हैं, मतलब इनर्शियल फ्रेम में है। तो इस पर एक फोर्स लेफ्ट लग रहा है KA, दूसरा फोर्स F इधर लग रहा है, और इसका मोशन किधर है? मास टाइम एक्सलेशन लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में है, तो पहला वो फोर्स लिखे। दूसरा का देखते हैं, इस पर एक फोर्स लेफ्ट में लग रहा है और जा भी रहा है लेफ्ट में, A मैक्स। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, और हमें बताना क्या है? F का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। मतलब यदि हमें A मैक्स पता चल जाए तो हम इसको बता सकते हैं। A मैक्स कितना होता है? ये SHM है,
ये SHM में ए मैक्स कितना होता है, ये होता है ओमेगा स्क्वायर ए, ये है एम्पलीट्यूड, ये ओमेगा है इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से रिलेटेड है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो और ओमेगा कितना होता है, मास जो सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसमें ओमेगा होता है √k/m, k/m, m कितना है, यहाँ दोनों साथ में चल रहा है, यहाँ दोनों साथ में चल रहा है, तो दो ठो मास है m + a ओमेगा, ठीक है। और ये ओमेगा हमें पता हो गया है, तो ए मैक्स भी हमें पता हो गया, ओमेगा स्क्वायर मीन्स k/2m टाइम्स ए, ये मैक्स में पता हो गया। तो एफ यहाँ पर जो है वो भी में मुझे पता हो गया, और एफ भी मैक्सिमम ही होगा क्योंकि ए मैक्सिमम है, एफ डिपेंड करता है ए पर, ए जब मैक्सिमम होगा तो एफ भी मैक्सिमम ही होगा। तो एफ मैक्सिमम जो है, एफ मतलब जिसको हम एफ मैक्सिमम कहेंगे क्योंकि हम ये एक्सट्रीमम पर है, मास टाइम एक्सलेशन, ये दूसरा इक्वेशन लिखते चल रहे हैं, पहले से भी चल सकते हैं, एम ए मैक्स, राइट। तो एम ए मैक्स यहाँ पर पता चल गया, k/2m टाइम्स के, एम चला गया तो कुछ बड़ा ए लिखना चाहिए यहाँ पर। तो Ka/2, ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, Ka/2, ये मैक्सिमम फोर्स है Ka/2, जो ये सरफेस P और Q के बीच में जो सरफेस है वो एक दूसरे पर लगा रहा है। इस क्वेश्चन में आप यदि चाहते तो एक दूसरे मेथड से भी बना सकते थे, ये भी बता देते हैं। ये दो इक्वेशन हमारे पास है, ये दो इक्वेशन से हम डायरेक्टली ए मैक्स निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड में k आया और राइट साइड में 2m ए मैक्स आया, और यहाँ से हमें ए मैक्स तुरंत पता चल गया Ka/2m। और यदि ए मैक्स में पता चल गया है तो इधर लाइन दे देते हैं, तो ये इक्वेशन इसमें हम देख लेते हैं, 2 से m टाइम्स ए मैक्स है Ka/2m, m चला गया तो ये Ka/2m आ गया। तो इसमें आपको यूज नहीं करना पड़ेगा जो टाइम पीरियड है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्प्रिंग मास सिस्टम का, उसको यूज करने का भी जरूरत नहीं पड़ा, यहाँ पर आप डायरेक्टली इसे निकाल सकते हैं। तो जस्ट दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए ए मैक्स के लिए और उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में, तो भी आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पेंडुलम मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हैज टाइम पीरियड टी। ओके, ये हमारा पेंडुलम है, इस पर कोई मास रखा हुआ है, स्मॉल m मान लेते हैं, और इसका टाइम पीरियड है कितना, 2π√L/g। L यदि इसका लेंथ है, L बोला है लेकिन लेंथ उसने नहीं बोला, ठीक है, हम मान लेते हैं इसका लेंथ L है, उसने T बताया है, ठीक है। अब क्या किया उसने, इसको लिया, इस पर एक और मास दे दिया, कैपिटल M भी दे दिया, देखिए M तो ऑलरेडी था, एक कैपिटल M दे दिया, लेंथ थोड़ा बढ़ गया इस कैपिटल M की वजह से, तो अब इसका लेंथ हो गया L + Δl कहते हैं। अब इसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस है वो हो गया Tm, 2π√L + Δl/g, लेंथ बढ़ गया थोड़ा सा। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, ठीक है। अब क्या कर उसने पूछा है, इफ द अंश मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज y, देन 1/y के वैल्यू बताना है T और Tm की, एक्चुअली T और Tm का रिलेशन बताना है इन टर्म्स ऑफ y। तो T और Tm के बीच में रिलेशन बताना है, तो यहाँ पर देखने Tm/T हर जगह है, तो Tm को T से डिवाइड कर देते हैं, 2 को 1 से डिवाइड की, Tm/T, 2π तो चला गया, जो बचा उसको लिखते हैं G टाइम्स L/g, ये G भी चला गया, कितना बचा इधर, L + Δl/l, L को L से डिवाइड किए 1,
डेल्टा एल को एल से डिवाइड किया, ये डेल्टा एल स्क्वायर कर देते हैं इधर, टी एम बाई टी, इसको स्क्वायर कर देते हैं, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब यहां पर जो हमें दिख रहा है ये डेल एल बाई एल, यही तो स्ट्रेन है जो कि रिलेटेड है वाई से, एक्चुअली वाई इनवर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं और हम चलते हैं यंग्स मॉडुलस लिखने। यंग्स मॉडुलस है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना है, पहले स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेस यहाँ लिखेंगे, स्ट्रेन जो है सो डेल्टा एल बाय एल है, राइट। ये स्ट्रेन आया क्यों, ये स्ट्रेन आया एक्स्ट्रा लोड की वजह से। शुरू में जो स्ट्रेन है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद हम नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लोड देने के बाद में जो स्ट्रेन आया वो डेल्टा एल है। देखिए शुरू में जो लेंथ हमने टोटल ले लिया, जो भी बढ़ना था बढ़ गया, वो टोटल एल है हमारा है, और उस एल प्लस डेल्टा एल, ये डेल्टा एल जो है सो एम के वजह से है, एक्स्ट्रा जो लोड है उसके वजह से है। तो यहाँ पर स्ट्रेस की जो बात करेंगे वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस की बात करेंगे। तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस हमारा कैपिटल एम जी हुआ, फोर्स बाय एरिया, ये स्ट्रेस हुआ और ये स्ट्रेन हुआ, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन हुआ। तो यहाँ से आप जो है सो इसका वैल्यू निकाल सकते हो, तो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें जो चीज़ें चाहिए टी एम और टी के बीच में रिलेशन वो मिल जाएगा। तो डेल एल बाय एल जो है सो यहाँ से आ गया एम जी बाय ए वाई। ठीक है, अब 3 में चलते हैं। थ्री एंड 4 क्या है वो 3 में, टी एम बाई टी होल स्क्वायर, टी एम बाई टी ये होल स्क्वायर, और यहाँ कितना 1 प्लस डेल एल बाय एल जो कि वैल्यू यहाँ पर है एम जी बाय ए वाई। अब उसने पूछा क्या है, पूछा है उसने 1 बाय वाई का वैल्यू, 1 बाय वाई का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से 1 बाय वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। 1 बाय वाई का वैल्यू आ गया कितना, ए बाय एम जी टाइम्स टी एम बाई टी स्क्वायर माइनस 1, ए बाई एम जी ये 2 जगह है, 3 जगह है, टी एम बाई टी होल स्क्वायर माइनस 1, ये बोले ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें क्या करना था, पहले उसने कहा कि हमारे पास एक पेंडुलम है, उसका लेंथ नहीं दिया, कुछ मास भी नहीं दिया बॉब का, उसने कहा कि उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी जो है दिया हुआ है, तो हमने टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी ले लिया। उसने कहा हमने एक एक्स्ट्रा लोड दे दिया, इसमें ऑलरेडी तो लोड रहना पड़ेगा पेंडुलम बनने के लिए, एम था स्मॉल एम, अब कैपिटल एम लगा दिया, अब वो इसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो टी एम है। तो टी एम को लिख लिया 2 पाई रूट ओवर, अब यहाँ पर लेंथ बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा लोड दिया है तो लेंथ बढ़ गया, तो ये बढ़ा हुआ लेंथ बाई जी लिख लिया, ये दोनों को डिवाइड कर दिए तो इसके बीच में रिलेशन मिल गया। रिलेशन मिला, वो मिला इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एल बाय एल के रूप में, स्ट्रेन के रूप में। अब ये स्ट्रेन रिलेटेड है यंग्स मॉडुलस से, यंग्स मॉडुलस लिखे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये जो स्ट्रेन हुआ है वो आया है एम जी की वजह से, एक्स्ट्रा लोड वर्क की वजह से एम जी से, और एम जी बाय ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ये भी दिया हुआ है, और ये स्ट्रेन यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ से जो स्ट्रेन निकाल लिया इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, और उसके बाद सिंप्लीफाई करके हमने 1 बाय वाई की वैल्यू निकाल ली। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An observer is moving with half the speed of light towards a stationary microwave source. ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है लाइट का, माइक्रोवेव लाइट का सोर्स है, और ये कोई ऑब्जर्वर है, इतना स्पीड से घूमने के लिए उसे कोई रॉकेट में जाना पड़ेगा। मान लीजिए इसका स्पीड जो है सो c/2 दिया है उसने, हाफ द स्पीड ऑफ द लाइट। जैसे इसका स्पीड जो है सो लाइट के कंपेरेबल हो गया, हाफ हो गया, कंपेरेबल हो गया, इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेटिविस्टिक आ गया, रिलेटिविस्टिक प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पर जो हम डॉपलर इफेक्ट लगाएंगे वो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट लगाएंगे, क्लासिकल डॉपलर इफेक्ट ही लगाएंगे। क्लासिकल डॉपलर इफेक्ट जो हम लोग लगाते आ रहे हैं वो यहाँ नहीं चलेगा, लेकिन उसको ही हम यूज करेंगे और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर हम ये फैक्ट केवल बताने जा रहे हैं कि जब भी रिलेटिविस्टिक प्रॉब्लम आता है तो 3 चीज़ें होती है, मास बढ़ने लगता है, टाइम जो है वो डायलेट करता है। आप याद करो मूवी इंटरस्टेलर को, कैसे 1 घंटा उस ब्लैक होल के पास जो प्लेनेट था वहाँ पर
1 घंटा जो है धरती का 10 साल के बराबर थे, तो टाइम डायलेट कर जाता है। इसमें कोई बैठा हुआ आदमी है, उसके लिए टाइम बहुत धीरे चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे क्लासिकल ही, लेकिन बस यही एक फैक्ट यूज करने वाले हैं कि मास बढ़ जाता है, उससे मुझे यहाँ मतलब नहीं है। टाइम डायलेट कर जाता है, उसको यूज कर सकते हो, या फिर वेवलेंथ जो है, मैंने कि लेंथ जो है सो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो रिलेटिविस्टिक केस में ये 3 चीजें होती है, मास इंक्रीज कर जाता है, टाइम ये भी जो है सो डायलेट कर जाता है, में बढ़ जाता है, और लेंथ जो है वो घट जाता है, ये डायलेट करता है। तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं कि इसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करने जा रहे हैं, ये जो फॉर्मूला हमें इसके लिए जो है वो कौन सा फॉर्मूला है, डॉपलर इफेक्ट के लिए ऑब्जर्वर जो है सो मूव कर रहा है सोर्स की ओर, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो v प्लस भी ओ बाय भी एफ, यही लिखते हैं। ये भी वो जो ऑब्जर्वर का स्पीड है, ये भी जो है साउंड का स्पीड है, यहाँ पर भी जो है साउंड का स्पीड है, एफ जो है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है यहाँ से जो आ रहा है। अब इसमें हमें स्पीड जो है उसको हम चेंज करते हैं, भी की जगह पर हम लिखते हैं सी, ठीक है। और यहाँ पर सी प्लस भी नॉट जो है ये सी से ज़्यादा हो नहीं सकता है, तो उसके लिए ही ये यहाँ पर काम आएगा। पहले इसको हम लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इसको लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा प्राइम, सी प्लस भी नॉट बाय सी, सी बाय लैम्डा, ये सी चला गया। तो लैम्डा प्राइम कितना आया, लैम्डा प्राइम आया लैम्डा टाइम्स सी बाय सी प्लस भी नॉट को, ठीक है, भी नॉट ही रहने देते हैं। तो ये हो गया हमारा लैम्डा बाय 1 प्लस भी नॉट बाय सी, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये क्लासिकल है अभी तक, इस अब नहीं काम करेगा क्योंकि ये अभी तक क्लासिकल है। यदि भी नॉट जो है सो कंपेरेबल हो गया सी के तो ये काम करेगा नहीं। तब यहाँ पर हमने क्या बताया था, ये जो लैम्डा है ये तो लेंथ है, वेवलेंथ है, वो जो है सो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसको मुझे एक बड़ा नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पर हम वही डिवाइड करने जा रहे हैं, इसको हमें सिंपली जो है सो एक नंबर से हम डिवाइड करते हैं, गामा। ये गामा क्या है, गामा है 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यहाँ भी की जगह भी नॉट है, ये नंबर, यही जो है ये नंबर बड़ा है, बिग नंबर है। यदि भी नॉट सी के रेस्पेक्ट में, भी नॉट जैसे जैसे सी के क्लोज जाएगा ये नंबर छोटा होता जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा और जो कोशिएंट है वो बड़ा होता जाएगा, ये बिग नंबर है यदि भी नॉट जो है सो सी के कंपेयर में जा रहा है तो उस बिग नंबर से हमें इसको डिवाइड कर देना है। इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे ये कॉन्ट्रैक्शन आ गया, ये लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आ गया, यही इतना ही कॉन्ट्रैक्शन आता है। उसके बाद में अब आपका सब कुछ सही है। अब आप रिलेटिविस्टिक यहाँ पर आ गए, तो आपका फार्मूला जो है सो देखिए कैसे चेंज हो गया। ये लैम्डा जो है, लैम्डा को फिर हम वापस चले जाते हैं वेलोसिटी में, लिखते हैं इसको फ्रीक्वेंसी में लिख देते हैं। तो लैम्डा को लिख सकते हैं सी बाय एफ प्राइम, और यहाँ पर लैम्डा है जो सी बाय एफ, और इधर है 1 बाय 1 प्लस भी नॉट बाय सी। इसका भी वैल्यू लिख ही देते हैं, ये कितना है नीचे में, तो ऊपर हो गया 1 माइनस भी नॉट स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये चला गया। अब एफ प्राइम जो है सो आया एफ, और ये ऊपर में है भी नॉट बाय सी, और नीचे में है 1 माइनस भी नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ये दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए, ऊपर में है 1 प्लस भी नॉट बाय सी, और नीचे में है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, और इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट और स्क्वायर। तो एक तो यहां से कट गया, अब जो बचा सो हम लिख लेते हैं 1 प्लस भी नॉट बाय सी बाय 1 माइनस भी नॉट बाय सी। ये हमारा जो है सो फ्रीक्वेंसी है। एफ उसने क्वेश्चन में कितना बताया, एफ उसने बताया कि 10 गीगाहर्ट्ज है, और स्पीड उसका कितना है, हाफ है स्पीड का लाइट का, ऑब्जर्वर का स्पीड। ये 10 गीगाहर्ट्ज है
और ये तो डायमेंशनलेस है। 1 प्लस वी नॉट कितना हो गया, c/2, यहाँ भी c/2। तो ये आ गया 10 टाइम्स, ये कितना हो गया, ये c चला गया 1.5 बाई f 0.5, 3 बार से 3 स्क्वायर रूट 3 10, इतना गीगाहर्ट्ज। स्क्वायर रूट 3 होता है 1.732 टाइम्स 10 गीगाहर्ट्ज, 17.32 गीगाहर्ट्ज। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर। तो इस केस में ये जो रिलेटिविस्टिक प्रॉब्लम है, इस केस में आपको क्या याद रखना पड़ेगा, बेहतर है कि आप इसे याद रखो। यहाँ पे, और नहीं तो फिर आपको इतना सारा कैलकुलेशन एग्जाम में करना पड़ेगा जो कि टाइम लेगा। आप इसको इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा लेंथ में, वेवलेंथ में, और वेवलेंथ को जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको छोटा करना है। तो ये बड़ा नंबर जो गामा है, ये गामा 1/√/1 माइनस v नॉट स्क्वायर बाई c स्क्वायर, इससे जो है डिवाइड करना पड़ेगा और इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये था 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन में 11 to 20 सॉल्व करेंगे।